ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्रीकल्चर की सेकंड यूनिट करने जा रहे हैं जो कि है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं और इसका स्कोप क्या है। ये सारा का सारा इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। ओके, फार्मिंग से वर्ड से मतलब हमारे पास साधारण भाषा में हम लोग खेती की बात कर रहे हैं। हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स खेतों में लगाते हैं और उनका प्रोडक्शन करने के लिए, उनका हाई प्रोडक्शन के लिए हम उनके अंदर बहुत सारे खादें, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। और बट एक नया कॉन्सेप्ट जिससे क्या है कि हम जानते कि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। उनके ग्रीन रेवोल्यूशन आने के पीछे जो हमारे पास फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट आज के सिनेरियो के अंदर ये सब कुछ बदल गया है। आज जो है पब्लिक की डिमांड्स अलग हो गई है। पहले ये फर्टिलाइजेशन का, जब फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड है इनका इन्विजन हुआ, उस समय परिस्थितियां अलग थी। बट आज की परिस्थितियां, रिक्वायरमेंट, वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, वो है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम नॉर्मल डेफिनेशन में कहें तो इट इज द मेथड ऑफ द क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व मच मोर देन choosing not to use pesticides, fertilizer and genetically modified organism, antibiotics and growth hormones। तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि ये एग्रीकल्चर का, ये फार्मिंग का वो मेथड है जिसमें क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक क्या होते हैं, घरों में जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उन्हें हम लाइफ स्टॉक कहते हैं, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर के अंडर में ही आते हैं। हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, भेड़ है, बकरी है, बैल है, ये सारे के सारे लाइफ स्टॉक है, वो भी हम एग्रीकल्चर में ही मानते हैं। ओके, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन या लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन जो है, हम लोगों को ऐसे तरीके चूज करने हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग वो तरीके हैं जिनके अंदर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, यानी जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर आ रहे हैं, फर्टिलाइजर हम लोग बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं। बट यहां हम लोग जिस फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर है, ओके, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब यह है कि बहुत सारी जो कि वाइल्ड स्पीसीज है उनका हाइब्रिडाइजेशन करवा के, उनके जेनेटिक चेंज करके जो स्पीसीज बनाई जाती है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है। ओके, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म है, एंटीबायोटिक्स है या ग्रोथ हार्मोन है, इनका यूज नहीं होना चाहिए। यानी ओरिजिनल स्पीसीज, ओरिजिनल प्रोडक्शन होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं? ओके, हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन होते हैं, जिबरेलिन होते हैं, ओके, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, ये सारे के सारे जो हार्मोन की बात कर रहे हैं ये नेचर के अंदर ऑलरेडी प्लांट के अंदर ही होते हैं। बट हम लोगों ने क्या करें, सिंथेटिकली बाहर भी प्रोड्यूस कर लिए हैं। तो इन केमिकल्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होता है। क्या इम्पैक्ट होता है वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग इस डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। फार्मिंग का वो तरीका, वो सारे मेथड जिनके अंदर क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है और एनिमल के लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि नेचुरल मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ना कि उसमें किसी प्रकार के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, या फिर जो केमिकल ग्रोथ हार्मोन है उनका यूज होता है। इनके यूज के बगैर जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप या लाइफ स्टॉक का, तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। अब आप कहोगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, जबकि हम जानते हैं कि हम पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है या फिर फर्टिलाइजर है, इनके यूजेस से जो है प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी होती है। देखिए,
जो इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है, वो ये पेस्टिसाइड हैं, फर्टिलाइजर हैं, इनका एक जो हार्मफुल इम्पैक्ट होता है वो हमारे पास होता है, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन. व्हाट इज द बायोमैग्निफिकेशन? ओके, बायोमैग्निफिकेशन आप कह सकते हो कि इट इज द प्रोसेस इन विच जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं, ये केमिकल्स है ना, ये पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इनके केमिकल बायोडिग्रेड नहीं होते हैं. ओके, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स का हमारी फूड चेन के अंदर एंटर होना और हर ट्रॉफिक लेवल पर एक्यूमुलेट हो जाना क्या कहलाता? बायोमैग्निफिकेशन आता है. क्या कहलाता है उसे? बायोमैग्निफिकेशन. जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, जैसे कि एक ग्रास है. ओके, ग्रास को क्या खाता है? ग्रास होपर खाता है. ग्रास होपर को क्या, ग्रास होपर हो गया. ओके, ग्रास होपर को कौन खाता है? दैट इज अ फ्रो खाता है. फ्रो को कौन खाता है? दैट इज द स्नेक खाता है. स्नेक को कौन खाता है? दैट इज हॉक खाता है. ठीक है, लेट इट को. जो हमारे पास सोचने की बात है कि इस ग्रास के अंदर हम लोग किसी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं तो धीरे धीरे कि वो एक्यूमुलेट होता जाता है, वो डिग्रेड नहीं होता है और वो इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर भी एक्यूमुलेट होगा, फिर इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जाएगा. सपोज कीजिए कि आपके घरों में गाय हैं, भैंसे हैं, आपने जो फसल के अंदर इंसेक्टिसाइड यूज किए हैं, उन फसलों, उनकी घास है या उनके प्रोडक्ट हैं, वो आपने अपने पशुओं को खिलाए हैं और उन पशुओं का दूध हम पीते हैं. या फिर बहुत सारे जो कार्निवोर्स हैं या फिर बहुत सारे जो लाइफ स्टॉक है, चाहे भेड़ है, बकरी, उनका मांस भी खाया जाता है. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी आ गए और ह्यूमन बीइंग के अंदर उनका एक्यूमुलेशन होना बहुत सारी डिजीज को बुलावा देना होता है. कैंसर और बहुत सारी अन्य अलग प्रकार की डिजीज होती है जो कि बायोमैग्निफिकेशन के कारण प्रोड्यूस होती है. तो आप कह सकते हो कि जो हम लोग यूज ऑफ ये फर्टिलाइजर हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, इनका बैड इफेक्ट जो है ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है. जब इनका इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका सोल्यूशन क्या हो, ये चीजें दुनिया ने सीखी है, इस दुनिया ने समझा है कि इसका सोल्यूशन एक ही हो सकता है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? वो वाइल्ड स्पीसीज से जो प्रोडक्शन मिलता है वो क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर हम लोग बात करें, ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें? पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन कौन सी जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं जो कि उसको सिग्निफिकेंट बनाते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने पास आता नेचुरल बेस. ओके, नेचर इज द बेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब नेचर कैसे बेस्ट मॉडल है? आप ये देखिए कि जंगल के अंदर पेड़ पौधे किसने उगाए थे? क्या किसने लगाए हैं? या उस पर कोई इंसेक्टिसाइड करता है? नेचर जो है वो एक बेस्ट मॉडल है. अपने आप प्लांट, वो जो नेचुरली जो न्यूट्रेंट है सोइल के अंदर, वहां पर जिस प्रकार का न्यूट्रेंट या सोइल जहां पर मिलती है उसी प्रकार की वहां पर फ्लोरा हो जाती है. फ्लोरा बोले तो वहां पर प्लांट उसी प्रकार के हो जाते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल होते हैं और वो नेचुरल प्लांट वाइल्ड स्पीसीज कहलाती है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है. तो आप कह सकते हो कि वो एक तरह की नेचर एक बेस्ट एग्जांपल है ऑर्गेनिक फार्मिंग का. अपने आप पेड़ पौधे जंगल जो बने हुए हैं वो एक तरह से ऑर्गेनिक है, उसके अंदर किसी प्रकार इंसेक्टिसाइड, और नेचर ने बहुत सारे तरीके अपना रखे हैं. नेचर ने हर चीज का सोल्यूशन बनाया हुआ है. यानी हमें भी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम दिए, तो नेचर ने प्लांट्स को भी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम दिए हैं कि वो अपने आप को दूसरे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से बचाए. बट हम लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है, हम लोगों ने कुछ ऐसे बदलाव कर दिए हैं कि जिसके कारण जो है इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट है उनके अंदर भी जो है बदलाव हो गए हैं. ओके, पहला हमारे पास है नेचर इज द बेस्ट मॉडल, ओके, फॉर द नेचर. फिर हम कहते हैं सोइल इज दिस सिस्टम इज लिविंग इटर्निटी.
सोइल होती है ना, वो अपने आप में एक लिविंग सिस्टम है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स, ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें फर्टिलाइजर बाहर से डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक सोइल है, ओके, ये सोइल है, सोइल में अगर हम लोग देखते हैं तो दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और एक होते हैं जो कि एसोसिएटेड बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि वो फ्री लिविंग, दे आर डोंट डिपेंड ऑन ईच अदर, बट ये जो है बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रेंट कंटेंट बढ़ाते हैं, और बहुत सारे जो कि न्यूट्रिएंट वैल्यू है किसी भी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। एसोसिएटेड यानी कुछ प्लांट्स हैं, वैरायटीज हैं, उनके अंदर जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, दालें होती हैं या फलीदार पौधे होते हैं, उनकी रूट के अंदर भी इस प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है। ओके, हमने +1 में पढ़ा है, ओके, बायोलॉजी में भी पढ़ा है हम लोगों ने कि बहुत सारे एसोसिएटेड बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि रूट के अंदर मिलते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, अलग फॉर्म में बदलते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ओके, तो आप कह सकते हो। फिर है हमारे पास सॉइल लिविंग पॉपुलेशन ऑफ द माइक्रोब। सॉइल जो खुद एक जगह है जहां पर बहुत सारी लिविंग पॉपुलेशन रहती है, वो कि एक तरह का उसका नेचुरल इकोसिस्टम है, वो बहुत सारे माइक्रोब्स को ऐसा प्लेस प्रोवाइड करवाती है, और जिसके कारण वो उसकी ह्यूमस बढ़ाती है, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। ओके, फिर हमारे पास अगर हम कहें टोटल एनवायरनमेंट ऑफ द सॉइल, ओके, फ्रॉम द सॉइल स्ट्रक्चर टू सॉइल कवर इज द मोर इंपोर्टेंट। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो कि टोटल एनवायरनमेंट है वो डिपेंड करता है सॉइल पर, वहां की सॉइल कैसी है। अगर एक डेजर्ट एरिया है तो वहां पर आपको ज्यादा पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, पेड़ पौधे ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वहां की सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, कमजोर है। सॉइल की फर्टिलिटी तो उसके अंदर माइक्रोब्स भी आप देखोगे कम ही मिलेंगे। और अगर हम लोग बात करें एक जंगल है या फिर जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर माइक्रोब्स हैं, या सॉइल का जो इन्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि वहां पर किस प्रकार की पॉपुलेशन होगी, वहां पे किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो उस पर डिपेंडेंट प्लांट जो है वो भी अलग अलग प्रकार से होंगे। और प्लांट का रिच होना, एनिमल का भी रिच होना, यानी जहां पर फ्लोरा ज्यादा होती है वहां पर फ्यूना भी ज्यादा होती है। ओके, तो ये हमारे पास है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो ये हमारे पास इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है। फिर अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो चीजें क्या जरूरत है, किस किस चीज को हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अगर हमने देखा कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स जो है वो रॉन्ग इफेक्ट, आप कह सकते हो कि बैड इफेक्ट जो है सॉइल के अंदर और लिविंग थिंग्स पर डाल रहे हैं। अगर ये लिविंग थिंग्स पर बैड इफेक्ट डाल रहे हैं तो इस बैड इफेक्ट के लिए क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो अगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि इनका जो मेन मकसद था, इनका मेन मकसद हमारे पास क्या था, दैट इज प्रोडक्शन को बढ़ाना। ओके, प्रोडक्शन को बढ़ाना था। जब मेन मकसद इनका प्रोडक्शन को बढ़ाना था और वो अगर नहीं हो पा रहा है, अगर हम लोग वही, तो फिर रिक्वायरमेंट, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनके लिए फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, और फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, और प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो फिर जो हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर और बहुत सारे हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का और प्लांट वैरायटी का यूज करते हैं। अगर इन वैरायटीज का प्लांट का यूज नहीं करें और हम नेचुरल तरीके से, जो कि पहले होता आ रहा था, ये आए क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है कम हो रहा था। फिर अगर यही तरीका हमने दोबारा बैक में वही जाते हैं और वही तरीके जो पहले प्राचीन या बहुत तरीके से चलते थे वही अपना रहे हैं, तो फिर वो प्रोडक्शन कहाँ जाएगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो इम्प्रूव्ड फॉर्म है वो उसमें ये भी इन्वॉल्व किया गया है कि वो मेथड्स तो हैं कि इसको नेचुरल तरीके से तो प्रोड्यूस करना ही करना है, बट इसका प्रोडक्शन ना इफेक्ट हो, इसके लिए क्या क्या चीजें की जाए। अगर हम देखें तो बहुत सारे जो फर्टिलाइजर है, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं,
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी यूज करेंगे, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का भी यूज करेंगे, या फिर हम नेचुरल पेस्टिसाइड्स का भी यूज करेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें हैं, वो हम लोग इस नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। थैंक यू।